हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, वर्क एनर्जी एंड पावर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, वो क्लास 12th के फिजिक्स में भी काफी हद तक यूज किया जाता है। ठीक है ना। क्लास 12th के फिजिक्स इसके बिना अधूरा है। किसके बिना? वर्क एनर्जी एंड पावर के बिना। प्यारे बच्चों, तो आओ जल्दी से हम लोग वर्क समझते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब प्यारे बच्चों, कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? प्यारे बच्चों, कांस्टेंट फोर्स का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड आपका सेम होने चाहिए। ठीक है ना। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में लगना चाहिए, तब आपका फोर्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, तब उस फोर्स के द्वारा वर्क कितना होगा? तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आई होप आप लोग चीजें अच्छे से स्टडी किए हुए, यहाँ पे केवल रिवाइज करवा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है क्या? ओके। अब यहाँ पे डेल्टा आर, आर इसलिए हमने लिखा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, इवन एक्स बाई जेड प्लेन में भी हो सकता है, एक्स बाई प्लेन में हो सकता है, बाई जेड प्लेन में हो सकता है, स्पेस में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो वैसे सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर एक्सिस पे वर्क किया जा रहा है, ठीक है ना, किसी पार्टिकुलर एक्सिस पे वर्क किया जा रहा है, तब यहाँ पे x यूज करो, y यूज करो या z यूज कर लो। ठीक है। अगर हम डेल्टा आर को x यूज करें, तब हमारे पास हो जाएगा वर्क का फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारा x एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है। ओके, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है। इसका मतलब वर्क हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। राइट। ओके, वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। यहाँ पे ये सारे टर्म, ये सारे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो हम इसलिए लिख करके लाए ताकि हमारा जो टाइम है यहाँ पे ना, आपका और हमारा यहाँ पे जो कॉमन टाइम है, उस कॉमन टाइम कम से कम हो थ्योरी पढ़ने में, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में चला जाए हमारा यहाँ पे कॉमन टाइम। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। राइट। ओके, अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स कॉस थीटा ये वाले फैक्टर को हम एक साथ लिखे और इसको हम लोग बोल दिए कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। ओके, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से, अगर पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो ये हमारा एक्स इधर हो जाएगा। हाँ सर, तो इस एक्स का इधर कंपोनेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स कॉस थीटा आएगा क्या? यस। अब ये डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट आया फोर्स की तरफ कितना आ गया? एक्स कॉस थीटा। अब इस एक्स कॉस थीटा पे फोर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या वर्क आ रहा है? यस। अगर आप सेकंड सिनेरियो में आप देखें कि नहीं सर डेल्टा एक्स को रहने दीजिए और एफ कॉस थीटा देखिए, तो एफ कॉस थीटा जब लिखेंगे बच्चों तो इसको क्या नाम देंगे? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। जो आप यहाँ पे इसको क्या किए थे? कंपोनेंट ब्रेक किए थे। आप ये भी तो कर सकते हो ना, फोर्स का कंपोनेंट इधर ब्रेक कर सकते हो। यस, एफ कॉस थीटा। ठीक है क्या? एफ कॉस थीटा। ये बातें आप याद रखिएगा, ये बातें आप याद रखिएगा कि कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स निकाल करके फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वर्क आ जाएगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, ये काफी हद तक आपके चीजें आसान कर देगी। ठीक है ना, जब हम आगे क्वेश्चंस बनाएंगे तब। अब यहाँ पे देखो, इसका यूनिट डायमेंशन, यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग जूल के नाम से जानते हैं। डायमेंशन हमारा ये हो जाएगा। और अब देखना, अगर थीटा, ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमारा क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। अब 0 डिग्री का मतलब बच्चों कि अगर यहाँ पे फोर्स इधर लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इधर ही है, तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट। ओके, यानी यहाँ पे रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। और अगर 90 डिग्री हो जाएगा कि फोर्स ऊपर हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में वर्क हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। राइट। ओके, अब अगर वर्क हमारा निकालना हो 180 डिग्री पे, तो आपका वर्क नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आई होप यहां तक चीजें आपको आसान होगी। एंड ये तो क्लास 9th का चीजें हैं। चलो, अब यहाँ पे देखो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है कि वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है ना,
जिस भी फोर्स के द्वारा वर्क निकालना हो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वर्क उस फोर्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। यानी ऑब्जर्वर कहाँ है, किस रेफरेंस पे है, इनर्शियल में है, नॉन इनर्शियल में है, इस फैक्टर पे वर्क का वैल्यू डिपेंड करेगा। अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है तब वर्क का वैल्यू कुछ और हो सकते हैं, अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तब वर्क आपका कुछ और हो सकते हैं। ठीक है ना। इस छोटे से एग्जांपल हम आगे ये जो पॉइंट है ना, इसके छोटे से एग्जांपल से हम आगे समझेंगे। ठीक है क्या? ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे लाए हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है कि एक 10 केजी का ब्लॉक है, यस, इसको हम 37 डिग्री पे 20 न्यूटन का हमने फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो बताओ, और ये जो सरफेस हमारा स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, तो बताओ फाइंड दी वर्क डन, है ना, फाइंड दी वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी और अप्लाइड फोर्स के द्वारा क्या पूछा जा रहा है आपसे? वर्क पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी ही पहले निकाल लेते हैं। ठीक है क्या? पहले ग्रेविटी ही निकाल लेते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, ये तो बॉडी इधर डिस्प्लेस करेगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। ओके, ग्रेविटी किधर लगेगा? mg नीचे। एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का। एंगल कितना डिग्री का? 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। अब हमको इस फोर्स के द्वारा निकालना है। प्यारे बच्चों, अगर इस फोर्स के द्वारा आपको निकालना है तो हमें मालूम है कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना का है? 10 मीटर का है। फोर्स हमारा कितना है? 20 का है। और इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 का, और कॉस थीटा, थीटा हमारा 37 डिग्री, राइट। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 200 इंटू में कॉस 37 होता है 4/5, राइट। अब आप यहां से सोल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 520 यानी कि 40 हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब ये 40 इंटू 4 160 जूल हो जाएगा। ठीक है क्या? यानी कि इस वाले फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो होगा 160 जूल। कब? जब बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगा 10 मीटर का, राइट। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये है कि जो ब्लॉक है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है। ठीक है, ब्लॉक ए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है, और ये हमारा 100 न्यूटन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो एक्चुअली में जो डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है ना, यहाँ पे एक्चुअली में जो डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है वो लिया जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है ना, फोर्स किस पॉइंट पे लगा जा रहा है उस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट लिया जा रहा है। वैसे यहाँ पे आप देखो, हम अच्छे से लिखे हुए हैं कि जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखना, इस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ओके, या फिर आप सेंटर पे इसको ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पॉइंट के ले लो, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा वही होगा ना। ठीक है, चलो यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटी। तो सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी। बच्चों, ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क होगा वो तो जीरो हो जाएगा, क्यों? डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे और mg हमारा है नीचे। चलो भाई, एक तो हमारा निकल गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं, किसका? अप्लाइड फोर्स का। ठीक है, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स यानी कि एफ, सॉरी। अब देखना यहाँ पे जो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स है आपका, वो क्या करोगे आप? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो गया, एंगल 0 डिग्री हो गया, तो डायरेक्ट करोगे फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है आपका 100 और डिस्प्लेसमेंट है आपका कितना? 10, यानी कि 1000 जूल। ये आंसर आ गया। अब बात रहा वर्क डन बाय फ्रिक्शंस का। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शंस का और इनटू में डिस्प्लेसमेंट x और इनटू में cos 180 डिग्री, राइट। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शंस पीछे लग रहा होगा, जब ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शंस किधर लगेगा? पीछे लगेगा, तो cos 180 डिग्री का एफ क्या होता है? म्यू इंटू एल इंटू में एक्स, और ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस म्यू का मतलब कितना है? 0.1, तो 0.1
नॉर्मल किसको बैलेंस कर लेगा, mg को बैलेंस कर लेगा, है ना, नॉर्मल आपका mg को बैलेंस कर लेगा। और m कितना है, m हमारा अच्छा नहीं दिया हुआ है 10 केजी, मान लो मास हमारा 10 केजी है, चलो तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और इनटू में g हमारा हो जाएगा 10, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट हमारा 10, राइट, ओके। अब ये हमारे पास माइनस में, अभी 0.1 इंटू 10 तो 10 यानी कि 100 जूल हो जाएगा। लो, आंसर आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका क्या करेगा, इतना जूल आपका फ्रिक्शन के द्वारा वर्क आ जाएगा। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम है, आगे चले, यस। अब यहाँ पे हम देखना ध्यान से, हम यहाँ पे अब आपको बताएंगे क्या कि वर्क डन कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। वर्क डन बाय द फोर्स वो कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, आओ जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे बच्चों हम एक क्या करते हैं, बॉक्स लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स और हम डालते हैं, ठीक है। अरे भैया आराम से, चलो हमने यहाँ पे लिया, ये सपोज दैट ये हमारा एलिवेटर है, ठीक है, लिफ्ट है, ये ऊपर जा रहा है a इक्वल टू g/2 से, ठीक है, a इक्वल टू g/2 से ऊपर जा रहा है, और इसका मास हमारा है m, इसका मास है हमारा m। अब यहाँ पे क्या है, वर्क डन फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, वर्क डन फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम। अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, इनर्शियल फ्रेम में है, और पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी। ध्यान सुनिएगा, ग्रेविटी के द्वारा वर्क कितना होगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे हमारे पास हमें नहीं मालूम कि कितना ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि ये ऊपर बाई जा रहा है, ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट हमारा बाई इक्वल टू बाई नॉट हो रहा है, इसके डिस्प्लेसमेंट हमारा बाई इक्वल टू बाई नॉट हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम, इसके डिस्प्लेसमेंट अपर डायरेक्शन में, वर्टिकली अपर डायरेक्शन में कितना हुआ, बाई नॉट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका फोर्स mg नीचे लग रहा होगा, mg किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, यस, ये हमारा mg हो जाएगा, और इनटू में बाई नॉट, और चूंकि ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्या कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे पास जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बना लिया ना, mg नीचे और ये ऊपर, तो माइनस में आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया वर्क डन बाय नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल के द्वारा वर्क बताइए, ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल। तो नॉर्मल के द्वारा वर्क निकालने के लिए नॉर्मल और इनटू में बाय नॉट कर लोगे, है ना। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे नॉर्मल कितना लग रहा होगा, ठीक है, तो बताओ नॉर्मल कितना लगेगा यहाँ पे। सर यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा ना, देखना जरा ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, n माइनस में mg इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू में एक्सीलरेशन, n इक्वल टू, ये फैक्टर इधर आ जाएगा, तो mg प्लस में ma, है ना, तो m इंटू में a प्लस g, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाय नॉर्मल, जो आ जाएगा वो आ जाएगा m इंटू में a प्लस में g इंटू में बाय नॉट, ये आपका वर्क डन बाय नॉर्मल आ गया। क्लियर है क्या, ओके। अब अगर पूछ लिया वर्क डन बाय सूडो फोर्स, ठीक है, क्या वर्क डन बाय सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स यहाँ पे देखो भाई, ये जो ऑब्जर्वर है वो इनर्शियल फ्रेम में है, तो इनर्शियल फ्रेम में है, तो इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स नहीं लगता, जब लगता है ना तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब हम लोग करते हैं कवर वर्क डन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, वर्क डन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होगा, कि ये जो ऑब्जर्वर है ना हमारा, इसको कहां बैठा देंगे, यहां पे बैठा देंगे। अब ये ऑब्जर्वर जब एक्सीलरेटिंग फ्रेम में आ गया, तो ये आपका नॉन इनर्शियल हो गया। यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटी वो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे बर्डन बाय ग्रेविटी जीरो होगा। अब बर्डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे जीरो क्यों होगा? क्या वो ग्रेविटी नहीं लगा क्या? नहीं, ग्रेविटी तो लगा है, mg तो लगा है, लेकिन क्या नहीं हुआ? डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इसलिए वर्क हमारा ग्रेविटी के द्वारा जीरो होगा। वर्क बाय नॉर्मल, क्या यहाँ पे नॉर्मल नहीं है? हाँ नॉर्मल है, लेकिन इसको डिस्प्लेसमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जीरो। वर्क बाय सूडो फोर्स, क्या सूडो फोर्स यहाँ पे नहीं है, एक्ट हुआ होगा? एक्ट हुआ होगा। तो क्या नहीं हुआ? अरे भैया इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्प्लेस नहीं किया ना, तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो सेम क्वेश्चन से हमारा बस ऑब्जर्वर का स्थान हमने बदल दिया तो वर्क का वैल्यू बदल गया। इसका मतलब वर्क आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है क्या? ओके, आगे चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड टेंशन इन 2 सेकंड। ओके, यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें 2 ब्लॉक है, 5 केजी और 10 केजी का। सिस्टम को रिलीज किया जा रहा है फ्रॉम रेस्ट से, ठीक है? तो बताइए 2 सेकंड के बाद इसका वर्क कितना होगा ग्रेविटी के द्वारा और टेंशन के द्वारा? तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहली बात, वर्क निकालने के लिए आपको दोनों ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना? दोनों ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट चाहिए। जब तक दोनों ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे नहीं तब तक चीजें बनेगी नहीं, हमारी बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हमारा काम है डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक चीज तो दिया हुआ है कि इनिशियली रेस्ट पे है। हाँ सर, जब इनिशियली रेस्ट पे है तो इसका एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। ओके, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको मालूम होगा नेट पुलिंग फोर्स। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 10G, जो कि 100 न्यूटन होता है ना? जो कि 100 न्यूटन होगा। तो नेट पुलिंग फोर्स जो कि 100 और माइनस में ये आपका 5G हो जाएगा, जो कि आपका 50 हो जाएगा, बाय में टोटल मास, ठीक है ना? टोटल मास कितना आ जाएगा? 10, 5, 15, ठीक है? तो एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 50, तो 50 और बाय में 15। क्लियर है क्या? ओके, अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा, अगर हम इसे 5 से उड़ाए तो ये ऊपर में आ जाएगा 10 और वाई में 3 आ जाएगा। क्लियर है क्या? 10/3, चलो इसी फॉर्म में रहने देते हैं, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन आया। अब अगर ये एक्सीलरेशन आया तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लो, ये नीचे आ रहा होगा और ये ऊपर आ रहा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बाई एक्सिस में मान लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा बाई, जरा ध्यान देना, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ये नीचे आ रहा है, चलो भाई, तो नीचे आ रहा है तो सारे फैक्टर तो नीचे हो गया, एक्सीलरेशन नीचे हो गया, यस। तो नीचे आ रहा है तो नीचे वाले को पॉजिटिव काउंट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक? तो बाई निकाल लेते हैं। तो बाई इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस में हाफ एटी का स्क्वायर, ठीक है? ओके, तो यूटी ये फैक्टर तो जीरो हो जाएगा, क्यों? रिलीज कहां से हो रहा है? रेस्ट से हो रहा है। और 1/2 एक्सीलरेशन कितना का आया? 10/3 का आया, तो 10/3, और टाइम हमारा कितना का है? 2 का। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। तो बाई हमारे पास हो जाएगा 20/3 मीटर, 20/3 मीटर, राइट? ओके, अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा 20/3 मीटर आ चुका है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड टेंशन इन 2 सेकंड। तो सबसे पहले हम वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लेते हैं, ठीक है? ओके, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लेते हैं, किस पे? ऑन 10 केजी ब्लॉक, ऑन 10 केजी ब्लॉक। क्लियर है क्या? ओके, अब देखना इस पे 10G किधर आ, इसका जो वेट है किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो 10G हमारा हो जाएगा, वेट हमारा mg, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कितना? 20/3। बस यहाँ सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 5 केजी ब्लॉक, ऑन 5 केजी ब्लॉक। 5 केजी ब्लॉक की बात करेंगे तो इसका ग्रेविटी आपका नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, जो कि 180 डिग्री के एंगल बनाया तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो 5G और डिस्प्लेसमेंट आपका 20/3। सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या? ओके, अब रहा वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन। तो टेंशन निकाल लो आप। तो टेंशन कैसे निकालेंगे? देखो यहां से टेंशन निकाल लो, यहाँ पे टेंशन किधर लग रहा होगा? ऊपर लग रहा होगा। तो T माइनस में 5G इक्वल टू मास आपका 5 और एक्सीलरेशन आपका कितना आया था? 10/3, 10/3। तो यहाँ से टेंशन आपका आ जाएगा, ये फैक्टर उधर जाएगा, तो 5G यानी कि 50 और प्लस में 50 और बाई में 3, तो T इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा?
50 दिया 150 यानी कि 200 और बटा में 3, इतना न्यूटन, इतना हमारा टेंशन आया। जब टेंशन आ चुका है तो वर्क भी निकाल लोगे, है ना। देखो वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 केजी ब्लॉक, ठीक है क्या। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 केजी ब्लॉक, यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रहा होगा, है ना। यस, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो वर्क हमारा नेगेटिव, कितना टेंशन हमारा हो जाएगा 200/3 और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया है 20/3। सोल्व करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। वर्क डन बाय टेंशन ऑन किस पे 5 केजी ब्लॉक पे, तो ये कितना आ जाएगा, देखना टेंशन किधर है इसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर है इसका ऊपर है ना। टेंशन के लिए और टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तब वर्क हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वर्क डन बाय टेंशन यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा नेगेटिव, यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव और वर्क डन बाय टेंशन नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 200/3, ठीक है, इंटू में 20 राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे नेट वर्क डन क्या आ रहा है, नेट वर्क डन क्या आ रहा है, नेट वर्क डन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं। तो नेट वर्क डन बाय जो टेंशन आएगा वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि F इक्वल टू 3i + 2j - 5k, ठीक है क्या, 3i + 2j - 5k न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। तो बताओ वर्क क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, वर्क के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट करना होगा तो डायरेक्ट करो, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ये आपका -6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस 5, सॉरी माइनस माइनस प्लस और 5 5 25 हो जाएगा, 25 जूल हो जाएगा। लो आंसर आ गया हमारा, क्लियर है। यहाँ की बात करेंगे तो एफ हमारे पास है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, चलो सही है। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन, राइट। ओके सर, फाइनल पोजीशन ये वाला है हमारा, ये वाला, तो 5i - 2i दैट मींस 3i हो जाएगा, 4j - 3j यानी कि +j हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 2k और -2k, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 4k हो जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। आपको क्या चाहिए था, वर्क चाहिए था, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लगाओ, फोर्स हमारा कितना है दिस, डिस्प्लेसमेंट क्या है दिस, तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करो, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, आ गया आंसर। 9 2 11 है ना, 9 2 11 और 11 और 12 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा क्या, 11 और 12 23 जूल। क्लियर है क्या, आई होप यहाँ तक चीजें आसान लग रही होगी, है ना। आगे चलो, आगे चलो। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। आगे हम बात करेंगे आपको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे होते हैं जो कि जिसके द्वारा किया गया वर्क पार्टिकल के पाथ पर डिपेंड नहीं करता हो, बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता हो। ऐसे टाइप का जो फोर्स होता है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। और कंजर्वेटिव फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सारे आपका कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ग्रेविटी के द्वारा वर्क निकालने के लिए यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क निकलता है। और हमने ये भी बताया था आपको कि कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो बताओ यहां से जब पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, यहां से जब पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो ये वाला होगा ना भैया, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाँ ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा डी वेक्टर डी है और ये डी किस किस से मिलके बना हुआ है, एच से मिलके बना हुआ है और एल से मिलके बना हुआ है ना। इसका मतलब ये जो डी होगा हमारा, जो डी होगा वो क्या हो जाएगा,
एल आई, है ना, क्योंकि एक्स में एल है और बाय में नीचे कितना आ रहा है एच, तो माइनस में एच और क्या जे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक? डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा एल आई माइनस में एच जे। ओके, अब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, अब जरा जरा बताना यहाँ पे mg किधर लग रहा होगा, mg तो सर नीचे लग रहा होगा, है ना, कहीं भी रहेगा तो mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा, कहीं भी रहेगा पार्टिकल तो mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा। चलो भाई, तो यहाँ पे जो फोर्स आ गया हमारा वो कितना आ गया, mg, और किधर आ गया, नीचे आ गया माइनस जे कैप। ठीक है, ओके। अब यही हमारा ग्रेविटी है, तो वर्क निकालने के लिए फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट करोगे, राइट? ओके सर, फोर्स हमारा कितना आया हुआ, mg और माइनस में जे कैप, ठीक है, डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना आया हुआ है, एल आई और माइनस में एच जे कैप, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो जे को जे के साथ आई तो है ही नहीं, तो आई वाला फैक्टर उड़ जाएगा, तो एम जी, है ना, और एच, एम जी एच, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि एम जी एच, खत्म। और आप ऐसे भी देख सकते थे भाई, फोर्स हमारा नीचे आया और इस डिस्प्लेसमेंट का इधर कितना कंपोनेंट आएगा, वो एच के बराबर आएगा, तो एम जी और इंटू में एच, एम जी इंटू में एच। क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं ना, आगे चले क्या? ये हमारा क्या आ जाएगा, एम जी एच। अब एक चीज हम आपको बता दें कि ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क होगा ना, वो कभी भी पाथ पर डिपेंड करेगा ही नहीं, कभी भी नहीं, वो हमेशा एम जी एच ही होगा, और एच हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना, एच हमारा क्या होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहां की बात करते हैं, यहां की बात कर लेते हैं। यहां से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंक दिया, और हमने आपसे पूछा कि वर्क बाय ग्रेविटी एट पॉइंट बी, जब पॉइंट बी पे आ गया होगा तो बताइए वर्क क्या होगा। ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, बताओ mg किधर लगेगा, नीचे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट किधर गया, ऊपर गया, है ना, तो वर्क हमारा हो जाएगा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया mg जो कि नीचे आ रहा है, तो माइनस में जे कैप हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर है ना, एच, और कितना है, जे कैप हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एच आ जाएगा। याद रखिएगा, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो वर्क डन में ग्रेविटी नेगेटिव होगा, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा ना, वर्क पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखो, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है, और यहाँ पे क्या किया कि पॉइंट बी से पहले ऊपर थ्रो किया, फिर नीचे आया वापस। अरे भाई, तो इस बारे रीजन में तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। हाँ, तो जितना से आपने थ्रो किया होगा वापस उतना से ये नीचे आना स्टार्ट कर देगा। हाँ, इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों पिक्चर तो सेम बन गया, क्योंकि दोनों की डिस्प्लेसमेंट, दोनों की हाइट हमारा सेम ही है, दोनों की हाइट क्या हमारा सेम है। तो आपसे पूछा जाता है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन केस 1 एंड केस 2, तो केस 1 या केस 2, दोनों केस में हमारे पास जो वर्क का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, और वो कितने के बराबर आएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है ना भैया, हाँ, तो वर्क हमारा एम जी एच हो जाएगा। चलो कहानी खत्म। ठीक है क्या? अब आपका सपोज डेट यहाँ पे इस तरीके का भी पाथ होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज डेट हमारे पास पाथ ही इस टाइप का है, ठीक है क्या? ओके, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इससे हमने हल्का सा क्या किया, हिट किया, हिट करने से ये इस तरीके इस पे लुढ़कते 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 यहाँ पे आ गया। ठीक है क्या? ओके, अब आपसे पूछेगा कि बताइए फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। अरे कुछ नहीं, एम जी एच, एम जी एच, अगर ये हाइट हमारा एच है, ठीक है क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारा एम जी एच, चाहे सरफेस रफ हो कुछ भी हो मतलब नहीं है, ग्रेविटी के द्वारा वर्क कितना होगा, एम जी एच। क्लियर है क्या? ओके, अच्छा ये बताओ, अगर ये पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा तो नॉर्मल किधर लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, वेलोसिटी किधर होगा, टेंजेंशियल ही होगा, है ना। नॉर्मल आपका क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल क्या होगा आपका, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी आपका ये होगा, ये आपका वेलोसिटी होगा, ये आपका नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे अगर वो वर्क डन बाय नॉर्मल पूछ लेगा आपसे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहीं भी इस पूरे जर्नी में वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा, 0 होगा।
लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारा क्या होगा, mgh। क्लियर है क्या? चाहे जिस भी टाइप का शेप हो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। आगे चले, यस। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी तक हम लोग स्टडी कर रहे थे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, अब आएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। प्यारे बच्चों देखना जरा ध्यान से, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं। अगर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो तो आपको क्या लिखना होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू, देखना जरा ध्यान से, बहुत ही सिंपल। देखो हमें मालूम है कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा कुछ और नहीं, इसके अलावा कुछ और भी नहीं होता हमारे पास, यही होता है, यही होता है। फोर्स क्या है यहाँ पे लिख दो, फोर्स हमारे पास है एफ एक्स आई कैप प्लस में एफ बाई जे कैप प्लस में एफ जेड के कैप, राइट। बीच में डॉट का साइन लगाना मत भूलिएगा। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका किस फॉर्म में, डी आर के फॉर्म में, यानी डिफरेंशियल फॉर्म में। तो डी आर डॉट डी आर का जो वैल्यू है वो पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ फोर्स है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका डिफरेंशियल फॉर्म में, तो वर्क भी आपका डिफरेंशियल फॉर्म में जाएगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, अब ये जो फोर्स है इसको एफ बोल सकते हो, बिल्कुल बोलेंगे, तो एफ इंटू में डी आर। नेट वर्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपको इंटीग्रेट कर देना होगा। तो यहां से जो डी डब्ल्यू है वो डेल्टा डब्ल्यू बन जाएगा, और यहां से हमारे पास एफ डॉट डी आर, ठीक है क्या? ये वैसे हम बताए ना, तो जनरल इक्वेशन ऑफ वर्क यही होता है, यहीं से कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकलेगा और वेरिएबल फोर्स का वर्क दोनों निकलेगा, ठीक है। तो वैसे ही आपका जनरल इक्वेशन ऑफ वर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है, इससे आप जनरल इक्वेशन ऑफ वर्क भी बोल सकते हो, जनरल इक्वेशन ऑफ वर्क, ठीक है कि ऐसे जनरल इक्वेशन ऑफ वर्क के नाम से भी आप बोल सकते हो। चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे वर्क का इनिशियल वैल्यू होगा, यहाँ पे वर्क का फाइनल वैल्यू होगा, यहाँ पे इनिशियल आर होगा और फाइनल आर होगा, ठीक है क्या? ओके। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो डब्ल्यू आएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कर दोगे तो डेल्टा डब्ल्यू बन जाएगा, चेंज इन वर्क डन हो जाएगा, है ना। ओके, अगर इनिशियल वर्क डन हमारा 0 होगा, है ना, इनिशियल वर्क डन हमारा 0 होगा और फाइनल वर्क डन हमारा डब्ल्यू होगा, तो ओवरऑल ये डब्ल्यू बन जाएगा। चलो, अब ये एफ कितना है हमारा, एफ आपका है एफ एक्स आई एफ बाई जे एफ जेड के, ठीक है क्या? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। तो यहां से ओवरऑल डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर दे क्या, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। ओके, डायरेक्ट हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे एफ और इसका डिस्प्लेसमेंट का, तो आई क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस हो जाएगा एफ बाई डी बाई फोर्स का बाई कंपोनेंट इंटू डी बाई प्लस में एफ जेड और क्या डी जेड, ठीक है क्या? ओके सर। अब यहाँ पे देखो, इसे आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो आप, एफ एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन में एफ वाई डी वाई, फिर इंटीग्रेशन में क्या करोगे, एफ जेड और क्या करोगे, डी जेड करोगे, ठीक है क्या? ये आपका आ गया वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, एक छोटी सी बात हम आपको बताएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो वर्क है वो क्या है, वर्क हमारे पास है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हुआ है तो उसकी एरिया हमें क्या देगा, वर्क देगा, ठीक है। अगर हमारे पास ग्राफ है ना, ग्राफ अगर हमारे पास है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का है, तब इसकी जो एरिया है ना, इसकी जो एरिया है कुछ और नहीं क्या देगा, वर्क देगा, याद रखिएगा। यानी कि अगर हमारे पास ये फोर्स हो गया है ना और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसका जो एरिया आएगा ना, यहाँ से सपोज आर इनिशियल हो गया, ये आपका आर फाइनल होगा, तो इसकी जो एरिया है, इसकी एरिया कुछ और नहीं वर्क देगा, क्या देगा, वर्क देगा, याद रखिएगा। कभी कभी आपको एरिया से, ग्राफ से क्वेश्चंस को सोल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे जिसको ग्राफ से सोल्व करना और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे, ठीक है क्या? चलो आगे चलें, यस आगे चलते हैं। अब देखना जरा ध्यान से,
क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे है फोर्स इक्वल टू 3xi, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम x इनिशियल 0 टू x फाइनल 2। ठीक है, फोर्स हमारा क्या है 3xi। ठीक है भाई, तो वर्क हमसे पूछा जा रहा है, तो वर्क हमसे पूछा जा रहा है और वेरिएबल फोर्स है, तो करेंगे क्या F इंटू में dx। ओके सर, फोर्स हमारा क्या है, फोर्स हमारा है 3xi, तो 3xi और dx ये खुद आएगा, dxi आएगा कार्टेशियन फॉर्मेट में, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा i डॉट i, तो कैंसिल 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3x 3 बाहर हो जाएगा, x हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय में 2, तो बाई 2 यहाँ पे, स्क्वायर यहाँ पे, 0 से 2, तो 0 से 2, 3/2, और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2, तो अपर लिमिट हमारा 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, यानी कि 6 जूल आ जाएगा ओवरऑल आंसर। ठीक है, ओके। अब यहाँ की बात करें बच्चों तो क्या होगा, जरा देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे फोर्स इक्वल टू 2xi 3/² प्लस 4z। ठीक है, इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, ओके, ओरिजिन से इस पॉइंट तक मूव कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इनिशियल वैल्यू, इनिशियल लिमिट ऑफ x बाई जेड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फाइनल पॉइंट ऑफ x बाई जेड क्या होगा 2, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो कुछ नहीं करना, आपको वर्क निकालना है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट dr कर देना है। dr क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, वो आपका x में नहीं, y में नहीं, z में नहीं, बल्कि तीनों में चेंज ला रहा है। जब तीनों में चेंज ला रहा है तो आपका dr ही होगा। तो वर्क हमारे पास हो जाएगा, फोर्स कितना है बच्चों, फोर्स हमारे पास dr क्या हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्मेट में, फोर्स हमारा कार्टेशियन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका कार्टेशियन में आएगा, dxi कैप dy j कैप और प्लस में dz k कैप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओके। एफ हमारे पास दिस और ये हमारा दिस। ठीक है, तो आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है, सेम फैक्टर, तो 2x और क्या हो जाएगा dx, 2x क्या dx, फिर प्लस में बाई वाले को साथ 3/² dy, फिर क्या करोगे 4z और क्या dz करोगे। ठीक है, सबका आपका सभी का इनिशियल लिमिट क्या है, सेम है 0 0 0 और 2 3 4 हो गया, 2 3 और क्या 4, खत्म। बस सोल्व करो आंसर आ जाएगा, है ना। 2 बाहर हो जाएगा, यस, एक्स स्क्वायर, इसका x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, x² 2, लिमिट आपका 0 से 2, यस, ये हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, क्योंकि बाई का स्क्वायर करोगे इंटीग्रेशन, यस, 0 से 3 हो जाएगा, z का इंटीग्रेशन हो जाएगा z² 2, तो बाई 2 और z² 0 से 4, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x अपर लिमिट 4 हो जाएगा, 3 3 उड़ जाएगा, बाई हमारा 3 है, तो 3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो 27, ये आपका 2 यहाँ से, और z का मतलब 4, अब 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। ठीक है क्या, तो 27 से 4 31 प्लस में 32, तो कितना हो जाएगा 63 जूल। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है क्या यहाँ तक, आगे चले नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो बच्चा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन से 3xi प्लस 4x² बाई जे कैप, इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ठीक है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करता है। ठीक है, ओके। आगे क्या है हमें नहीं आइडिया, आगे क्या है हमें नहीं आइडिया, जब हम यहाँ तक आएंगे फिर उसके बाद आगे पता चलेगा कि हमारे पास क्या हो रहा है। ध्यान देना यहाँ पे हमारे पास है फोर्स इक्वल टू 3xi, ठीक है ना, ओके। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है ना, वर्क हमारे पास फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dr। ठीक है, ओके। तो यहां से dr कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखोगे तो x वाले को एक्सेप्ट कर लेना, तो 3x dx हो जाएगा, फिर प्लस में इसके साथ हो जाएगा 4x² बाई और क्या dy हो जाएगा। ठीक है क्या, ओके।
इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स भी वेरिएबल आ गया और वाई भी वेरिएबल, तो वाई के साथ हो जाएगा लेकिन एक्स नहीं हो पाएगा। तो फिर यहाँ पे रिलेशन गिवन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के जब आप क्या लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा 3 और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 हो जाएगा, प्लस में 4 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब बाई और बाई स्क्वायर हो जाएगा डी बाई हो जाएगा, राइट, ओके। 3/2 हो जाएगा और x यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखना जरा ध्यान से। x हमारा इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। चलो फिर 4 बाई का स्क्वायर है ना, बाई का स्क्वायर है, इंटीग्रेशन करोगे तो 4/3 और इंटू में बाई क्यू हो जाएगा, है ना, यस। ये आपका कितना आ जाएगा, 0 से 9 आ जाएगा। बस कहानी खत्म, आप सोल्व करो आंसर आ जाएगा। ये 9×27/2 हो जाएगा और प्लस में 4/3 और इंटू में बाई मतलब 9 का क्यूब करोगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे समझा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब आज का जो टॉपिक हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है और बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, ये हमारा बहुत ही खतरनाक टॉपिक है हमारा, कौन? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि भैया ये वो टॉपिक है जो कि ब्रह्मास्त्र का काम करता है वर्क एनर्जी पावर में, ठीक है ना। वर्क एनर्जी पावर में अगर कोई फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र का काम करता है, कोई टॉपिक ब्रह्मास्त्र का काम करता है, तो वो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इससे अच्छे अच्छे को डील कर दिया जाता है, ठीक है ना। जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे ना, आसानी से चुटकी बजाते ही ये उस क्वेश्चन को क्या कर देगा, तहस नहस कर देगा, ठीक है ना। तो और जल्दी से हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा चीज है। वो होता क्या है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, याद रखिएगा, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है क्या? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज work done by all the forces is equal to change in its kinetic energy, change in its kinetic energy, ठीक है क्या? चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्स लगा रहे हो, इधर फोर्स लगा रहे हो F1, इधर फोर्स लगा रहे हो F2, ठीक है, इधर फोर्स लगा रहे हो आप F3, ठीक है, इधर फोर्स लगा रहे हो आप F4, ठीक, ओके। अब इसके कारण ब्लॉक जो ए है, यहां से ब्लॉक ए यहां तक आ जाता है, ठीक है। तो बताओ यहां से जब यहां पे आएगा तो स्पीड तो अलग हो जाएगा, है ना। यहां हो सकता है कि स्पीड अलग ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम फोर्स को इस तरीके से कर रहे हैं कि नेट फोर्स वो 0 एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, बट आई नो हम ये जूम कर रहे हैं यहाँ पे कि पार्टिकल के ऊपर अगर बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं ना, तो इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वेलोसिटी चेंज ही हो। यहाँ पे वेलोसिटी हमारा u है, यहाँ की वेलोसिटी v है, ठीक है क्या? यहाँ v हो गया और यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे फोर्स लगते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको वेलोसिटी आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसकी वेलोसिटी क्या है। बहुत ही सिंपल है। इवन ये भी हो सकता है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है और आपसे वर्क पूछ ले, ये भी हो सकता है। तो इस टाइप के उलझन को समझने के लिए एक सिंपल सा टॉपिक को डिफाइंड किया गया, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, इसके ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं ना, उन सभी फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और यहीं से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी, यहीं से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जन्म होता है, कहीं और से नहीं होता है, ठीक है ना, यहीं से होता है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब क्या होगा? आपका वर्क आपका कंजर्वेटिव हो सकता है, वर्क आपका नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, सूडो फोर्स हो सकता है, सभी टाइप का फोर्स हो सकता है, ठीक है क्या?
तो ऑल टाइप के फोर्स का मतलब ये सभी टाइप के फोर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस कहानी खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है आपको। ठीक है क्या? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब अगर देखना जरा ध्यान से, इसी को और हम अच्छे से समझे, अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म लेकर के जाए, ठीक है, इन डिफरेंशियल फॉर्म अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म लेकर के जाए, इन डिफरेंशियल फॉर्म अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लेकर के जाते हैं तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू। क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू डी के। राइट, ओके। डी डब्ल्यू को आप क्या बोलते हो? अब यहाँ पे जो डब्ल्यू आएगा ना, यहाँ पे जो वर्क डन बाय जो ऑल द फोर्सेस, यहाँ पे जब ध्यान सुनेंगे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो वर्क डन बाय ऑल द जो फोर्सेस लिखेंगे ना, तो इसी को हम इस फॉर्मेट में लिखे हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में। यस। अब यहाँ पे इसको जब ब्रेक करोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में जब ब्रेक करोगे तो यहाँ पे फोर्स नहीं बल्कि नेट फोर्स, ये याद रखिएगा। यहाँ पे क्या आएगा? नेट फोर्स आएगा मेरे भाई। इसका मतलब नेट फोर्स इनटू डॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है क्या? ओके। अब यहां से देखना, ये जो हमारे पास आया हुआ है इसको ब्रेक करके लिख सकते हो एफ डी आर। यहाँ पे नेट फोर्स ही चल रहा है, इनटू में कॉस थीटा इक्वल टू डी के। ठीक है क्या? ओके। अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी और डी आर को इधर करो, तो डी के बाय में डी आर, डी के बाय में डी आर, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेट फोर्स आएगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से देखिएगा, जिधर नेट फोर्स होता है जनरली पार्टिकल उधर ही मूव करता है ना? हाँ, ऐसा तो जिधर नेट फोर्स होगा पार्टिकल उधर ही मूव करेगा। सर ऐसा भी होता है कि पार्टिकल पहले से मूव कर रहा है इधर, फिर नेट फोर्स पीछे लग रहा है, भैया तो वो रिटार्डेशन का केस बन जाएगा। ठीक है ना? हम चल रहे हैं आगे, नेट फोर्स लग रहा है पीछे, तो मेरी स्पीड तो एक समय पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर रिटार्डेशन एक्ट हो रहा है। जब मेरे ऊपर रिटार्डेशन एक्ट हो रहा है तो भाई कुछ देर तक तो मेरा वेलोसिटी आगे रहेगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट आगे रहेगा ना। हाँ, लेकिन जनरली हम ये मान करके चलते हैं कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही नेट फोर्स है, या जिधर नेट फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है क्या? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, तो ये हमारा cos थीटा का वैल्यू जो हो गया ये आपका 1 हो चुका है। क्या हो चुका है? 1 हो चुका है। ठीक है, ओके। यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, चलिए। तो डी के बाई डी आर इक्वल टू नेट फोर्स, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को जब पोजीशंस के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ और नहीं बल्कि नेट फोर्स देगा। याद रखिएगा आप ये पॉइंट आप याद रखिएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज कॉल्ड नेट फोर्स। ये आपका क्या देगा? नेट फोर्स देगा। क्लियर है क्या? अब अगर यहाँ पे हम ग्राफ बनाए, ये आपका काइनेटिक एनर्जी, आपका पोजीशन, तो इसकी जो स्लोप आएगा ना, इसकी जो स्लोप आएगा ना, यानी कि जो थीटा, यानी कि जो tan थीटा आएगा ना, वो डीके बाई डी आर, जो कि स्लोप होगा वो कुछ और नहीं आपका नेट फोर्स होगा। क्या होगा? क्लियर है यहां तक? ओके। अब हम आगे चले। यस। तो आई होप आपको वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आ चुकी होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत सा सिंपल सी चीज है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है क्या? ओके। अब जरा देखना जरा ध्यान से, हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम काम का है भी कि नहीं, आपको एग्जांपल देकर के हम समझा देते हैं, फिर आपको पता चलेगा हाँ सर वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे काम का चीज है। फिर जब हम आगे चलेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहीं से आएगा। ठीक है क्या? ओके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 दिया। ठीक है, ये हाइट हमारा h है, ये हाइट हमारा क्या है? h है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड को हिट करता है तो बताइए इसकी वेलोसिटी क्या होगा? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल
find the velocity of the ball when it hit the ground। ठीक है क्या, इट हिट द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को हिट करता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, आप काइनेमेटिक्स से भी यूज कर सकते हो। देखना यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नीचे आ गया होगा v, यस, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, यस, v स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, 2, एक्सीलरेशन किधर आ रहा है नीचे तो माइनस g, डिस्प्लेसमेंट किधर आ रहा है नीचे तो माइनस में h, यानी कि v इक्वल टू √2gh, है ना। ये आपका काइनेमेटिक्स आ गया। और ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये चीज आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाला जा सकता है। अब हमारे पास जो आता है वो वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम देखें तो वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई साहब, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यहाँ पे तो केवल ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, यस, तो ग्रेविटी के द्वारा mg, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस में हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो यही होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया v का स्क्वायर, और ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या, ओके। अब यहाँ पे देखना वर्क डन बाई mg, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो हमने बताया था कि mgh होता है प्लस में, तो mgh, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 इधर आ जाएगा तो 2gh इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा √2gh हो जाएगा। ठीक है क्या, ठीक है क्या, क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। यही सेम चीजें आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी आएगा, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कौन सा फोर्स आता है कौन सा फोर्स नहीं आता, वो चीजें हम वहीं पे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी ज्यादा बता देंगे तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। चलो, तो ये था हमारे पास वर्क कांस्टेंट फोर्स के थ्रू निकालना, वर्क वेरिएबल फोर्स के थ्रू निकालना, और वर्क एनर्जी थ्योरम। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। तो मान के चलो 50% वर्क एनर्जी थ्योरम आपने खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है जान, अब इसमें जान कुछ नहीं बचा है, बस थोड़ा सा मोमेंटम वगैरह है, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह है, ठीक है, पावर वगैरह, खत्म, ज्यादा कुछ नहीं, केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है ना। यही 2-3 कॉन्सेप्ट से पूरा वर्क एनर्जी पावर को उड़ाया जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जरूर देखो यहाँ पे। अच्छा, तो हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम से बनने वाला हो। यहाँ पे हमारे पास अगर ये क्वेश्चंस देखें तो ये क्या कहता है, हाँ देखिए क्या कहता है, कहता है ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ए पार्टिकल ऑफ मास m moves on a straight line with its velocity increasing with distance according to the equation, ठीक है ना। उसका वेलोसिटी जो है आपका डिस्टेंस के साथ इंक्रीज कर रहा है, और वो इक्वेशन हमारे पास है अल्फा रूट एक्स, ठीक है क्या, ओके सर। वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट, द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस अप्लाइड, देखो यहाँ पे द टोटल वर्क डन all the forces applied on the particle during its displacement x equal to 0 to x equal to d, ठीक है। total work done by all the forces applied on the particle during its displacement from x equal to 0 to x equal to d, यानी कि जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी इस फंक्शन से वेरी कर रहा है, ओके। तो कहता है क्या है, इस पार्टिकल के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना, जैसे सपोज दैट ये एक पार्टिकल है जो कि ये स्ट्रेट लाइन मोशंस परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं, हमें नहीं आइडिया कि कितने सारे फोर्स और किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, हमें नहीं आइडिया। लेकिन ये पार्टिकल एक्स एक्सिस में चलता हुआ दिखाई दे रहा है विद वेलोसिटी v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, और x हमारा डिस्टेंस है जिसके साथ वो वेलोसिटी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो कहता है क्या है कि x इक्वल टू 0 से, अगर ये हमारा 0 है,
अब पार्टिकल यहां तक आ पहुंचा है, x इक्वल टू डी तक आ पहुंचा है, ठीक है। तो पूरे इस जर्नी में x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू डी तक के जर्नी में टोटल फोर्स के द्वारा वर्क क्या होगा, टोटल फोर्स के द्वारा वर्क क्या होगा। हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। वर्क एनर्जी थ्योरम आप यूज करोगे बच्चों, क्या कहोगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो हाफ एम, अब यहां बताना फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हमारे पास क्या है, अल्फा रूट एक्स है, यस। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए फाइनल पोजीशन पुट करना पड़ेगा, तो एट एक्स इक्वल टू डी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा रूट डी हो जाएगा, ठीक है, क्या अल्फा रूट डी। अब अगर हम एट एक्स इक्वल टू 0 की बात करें, x इक्वल टू 0, तो हमारे पास v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v का स्क्वायर का मतलब अल्फा रूट डी, तो अल्फा का स्क्वायर और रूट डी हमारे पास डी आ जाएगा, यानी कि एम डी अल्फा स्क्वायर बाय में 2। लो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, एम डी अल्फा स्क्वायर बाय 2, तो एम डी यानी कि एम अल्फा स्क्वायर डी बाय 2, लो ऑप्शन नंबर सी। अब क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे, सिंपल सा चुटकी बजाते ही आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। एम डी अल्फा स्क्वायर बाय में 2, खत्म, अब इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये कब हुआ, जब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम आता है। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम आपको नहीं आता तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी आपको फंसा सकता है, इसलिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम तो आपको हर हाल में आना ही चाहिए। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम आपको आता है तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वर्क एनर्जी पावर पूरे चैप्टर में हम गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम डायरेक्ट हम लोग सीरियल वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलते हैं। प्यारे बच्चों हम देख लेते हैं रिकॉर्डिंग सही चल रहा है क्या, चलो सही है रिकॉर्डिंग। अब देखो बच्चों क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस कहता है ए यूनिफॉर्म फोर्स, लो भैया फोर्स यूनिफॉर्म लिख दिया, मेंशन किया, यानी कांस्टेंट फोर्स है 3I + J न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, ठीक है। हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, ठीक है, क्या फ्रॉम दिस यानी ये इनिशियल पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन आ चुकी है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे आप। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, बताओ, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट निकालो तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन करना पड़ेगा, राइट। फाइनल पोजीशन ये वाला हो गया, तो 4I यहाँ पे 2I, तो 4I - 2I, तो 2I हो जाएगा, ठीक है। 3J, अच्छा यहाँ पे तो J है ही नहीं, तो 3J रहेगा। फिर यहाँ पे हमारे पास -K और यहाँ पे हमारे पास K आ गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -2K हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2K। अरे भैया अगर प्रॉब्लम हो तो 4I लिख लो प्लस 3J लिख लो -K लिख लो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 2I + K कैप लिख लो, है ना। 4I - 2I 2I होगा ना, 3J होगा यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे तो J है ही नहीं, -K कैप -K कैप, ठीक है। तो 2I कैप + 3J कैप -2K कैप। अरे बच्चा पार्टी क्या हाल चाल, 2I + 3J माइनस में 2K, ओके सर। फोर्स कितना है बच्चा, फोर्स आपका है 3I + में J कैप, ठीक है। तो आपको वर्क चाहिए तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लगा लो। तो क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट करोगे, क्या करोगे, डायरेक्ट इसमें 0 के लगा लो अपने मन से, हाँ सर। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और ये तो गया, तो 6 3 जा 9 जूल, देखो तो कहीं है क्या 9 जूल, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका मेडिकल का क्वेश्चन से 2013 में आया हुआ था। नेक्स्ट ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, देखो भैया कहता है आपसे, बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, मिक्स बोलेंगे माघी और आपका भोजपुरी, अरे ऐसा बात नहीं। देखो यहाँ पे ए फोर्स
अरे भैया क्यों होता है ऐसा? A force F acting on an object varies with distance x as shown in the figure. ओके। फिगर में यानी हेयर यहाँ पे फोर्स और पोजीशन आपका वेरिएशन आपको बताया गया है, ठीक है। The force F acting on an object vary with distance x as shown in here. ओके। यानी फोर्स और पोजीशंस का जो वेरिएशन है वो यहाँ पे बताया जा रहा है डायग्राम के द्वारा। The force is in Newton, x is in meter, ठीक है भैया। The work done by the force in moving the object from x equal to 0 to x equal to 6 मीटर। बहुत ही सिंपल है। हमने बताया था आपको कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ है तो उसके एरिया आपका वर्क देता है। इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? आंसर आ जाएगा। तो इसका एरिया A1, इसका एरिया A2 कर लो, तो एरिया आपका A1 प्लस A2 हो जाएगा। वर्क के लिए A1 प्लस में A2 एरिया निकाल लो, ठीक है क्या? ओके। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा? देखना, ये आपका एक स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर का मतलब 3 इंटू में 3 यानी कि ये 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ये हो जाएगा 1/2 इंटू में बेस आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां से यहां तो ये 3 से 6 गए तो ये तो 3 हो गया, और इंटू हाइट आपका कितना है? 3 है, तो 9 प्लस में 9/2 यानी कि 9 प्लस में 9/2 4.5, 9 4 13 यानी कि 13.5 जूल। लो आ गया। क्या ये ट्रेपेजियम के फॉर्मूला से नहीं बन जाएगा? अरे भैया बन जाएगा। क्या होता है? 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड हमारा ये हो गया है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये आपका 6 और ये आपका 3, तो 6 और 3 9, ठीक है क्या? और इंटू में हाइट आपका 3 आ गया, इंटू में हाइट आपका क्या आ गया? 3 आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 4.5, तो 4.5 इंटू में 3 करोगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12 और 1 13, ठीक है। दो तरीके से हमने बता दिया, ठीक है। जो बच्चों को ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा तो आप इसे ब्रेक कर लो कि इसका एरिया प्लस में इसका एरिया, ठीक है क्या? ओके, ट्रेपेजियम से भी बन जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन, 20 प्लस में 10y, 20 प्लस में 10y, ठीक है क्या? हम माइक चेंज कर लेते हैं क्योंकि बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहा है मेरा फोकस को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो माइक है मेरा वो 1-1.5 घंटा से ज्यादा चलता नहीं है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। चलो भैया हो गया। अरे भाई ठीक है, देखो क्या कहता है क्वेश्चंस कहता है कि फोर्स जो है ना, फोर्स आपका दिस है, फोर्स आपका ये है, फोर्स क्या है आपका? फोर्स है 20 प्लस में 10y। चलो भैया ठीक है। एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन बाई डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, यानी कि अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखे तो सब जे कैप लगा सकते हो। चलो ठीक है। न्यूटन बाई इन मीटर, वर्क डन बाय दिस फोर्स मूव द पार्टिकल बाई इक्वल टू 0 टू बाई इक्वल टू 1 मीटर। अरे भैया बहुत सिंपल है। तो वर्क पूछ लिया तो आपसे एफ इंटू में डी एक्स करना होगा, लेकिन एफ इंटू में डी वाई यहाँ पे केवल करना पड़ेगा। क्यों? अरे भैया फोर्स केवल बाई में है ना, फोर्स केवल बाई में है, तो क्यों हम कार्टेशियन वाला पूरा फैक्टर लेकर के चले, एक्स भी लिखे, बाई भी लिखे, फिर जेड लिखे। यानी मेरा कहने का मतलब ये आया कि फोर्स तो यहाँ पे हमने बताया था कि एफ एक्स आई कैप प्लस में एफ वाई जे कैप है ना, और प्लस में एफ जेड के कैप, हमने ये बताया था। लेकिन हमको तो केवल ये वाला फैक्टर गिवन है क्वेश्चंस में, जब हमको केवल ये वाला फैक्टर गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट भी केवल बाई वाला फैक्टर ही लेंगे। क्यों दोनों लेकर के हम बिना मतलब का टाइम को बर्बाद करते रहेंगे, है ना। चलो फोर्स 20 प्लस में 10y और इंटू में dy, 20 बाहर dy हो जाएगा,
फिर प्लस में 10 बाहर, बाई का डी बाई हो जाएगा, 10 सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। डी बाई का इंटीग्रेशन बाई हो जाएगा, लिमिट आपका 0 से 1 जा रहा था, 0 से 1 प्लस में 10 बाई का स्क्वायर, यानी कि ये इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो होगा बाई स्क्वायर बाई 2, बाई स्क्वायर 0 से 1 खत्म। ये हो जाएगा 20, ठीक है, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा और 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, 25 जो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भैया? आगे चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चंस देखो, बना लेना, ग्राफ वाला क्वेश्चंस अभी हमने आपको बताया था, ये भी बन जाएगा। क्या कहता है, फोर्स एफ ऑन पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरी विद डिस्टेंस डी शो इन द फिगर। ठीक है, फोर्स जो पार्टिकल के ऊपर जो एक्ट हो रहा है, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरी विद डिस्टेंस डी एज शो इन द फिगर। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। ठीक है, तो यानी कि जब आपका 12 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो बताइए वर्क क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस इसका एरिया निकालना है, ये वाला फैक्टर का एरिया निकालना है, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आंसर, है ना। ये ट्रेपेजियम वाला काम कर लेगा, है ना, कर लेगा ना। तो वर्क जो होगा वो एरिया आप निकाल लो, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड जरा ध्यान से देखना, 3 से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से 12 तक गया इधर, तो 3 से 12 तक गया इधर, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। और ऊपर में कितना होगा 3 से 7 आपका 4 हो जाएगा, 4 ही होगा ना, हाँ 4 हो जाएगा, तो 9 + 4। चलो भैया, और इनटू में हाइट की बात करें, यानी कि दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 13, 13 जो देखो आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट -2y + 5j, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहा है, व्हेन ए फोर्स F = 4i + 3j। ठीक है, ठीक है, यहां से आपका पार्टिकल यहां से पार्टिकल यहां तक जा रहा है, फोर्स आपका ये है अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स। नहीं बनेगा क्या, फोर्स आपका कितना हो गया, वर्क आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स आपका 4i + में 3j। बिना क्वेश्चन से लिखे बनाने की कोशिश करना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आपका 4j, इनिशियल j यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो फाइनल 4j माइनस इनिशियल 5j, तो -j हो जाएगा, -j हो जाएगा। ठीक है क्या, और यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई नहीं है, तो यहाँ पे -2i जो होगा वो +2i बन जाएगा। ठीक है, और k हमारे पास क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। i को i के साथ कर लो, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और फिर हमारे पास 3 हो जाएगा, k तो है नहीं, तो 8 - 3 क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। लो खत्म, क्या बात करते हो भाई, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, ये फाइनल पोजीशन आया ना, तो 4j और प्लस में 3k, हाँ से ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस इनिशियल -2i + 5j, बस सोल्व कर लो। 4j यहाँ पे j हमारे पास है लेकिन यहाँ पे है, तो 4j माइनस में 5j आ रहा है ना, 3k प्लस में k इधर तो है नहीं, माइनस माइनस +2i आ रहा है, तो 4j - 5j -j प्लस में 3k और प्लस में 2i, क्या वही चीज हमने लिखा है ना यहाँ पे, -j + 2i + 3k, वही चीज है ना, क्या अलग है, वही चीजें है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये आपका नीट 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है क्या, ये आपका नीट 2025 का क्वेश्चन है, नीट 2025 का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, ये आपका नीट 2025 का क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, The kinetic energy of the two similar car A and B, ठीक है, दो सिमिलर कार है, The kinetic energy of two similar car A and B 100 जूल एंड 225 जूल, ठीक है क्या, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो A का काइनेटिक एनर्जी आपका 100 जूल हो गया, काइनेटिक एनर्जी B का हमारे पास कितना हो गया 225 जूल हो गया। चलो भैया ठीक है, कहता है क्या है आगे, आगे कहता है respectively on applying brake, okay, car A stop after 1000 meter, car B stop after 1500 meter, ठीक है।
यानी दोनों कार ब्रेक अप्लाई कर रहा है। कार ए जो है, कार ए का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए आपका 1000 मीटर हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी जो आ गया वो आपका आ गया 1500 मीटर आ गया। चलो भैया ठीक है। इफ एफ ए एंड एफ बी आर द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, एफ ए और एफ बी आर द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स ऑन कार ए एंड बी रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ एफ एंड एफ बी। चलो भैया ठीक है, यानी एफ ए और एफ बी जो है आपका वो दोनों आपका रिटार्डिंग फोर्स हो गया, ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स हो गया। अगर आपका ये रिटार्डिंग फोर्स हो गया तो बताओ एफ ए बाई में एफ बी क्या होगा, एफ ए बाई एफ बी क्या होगा। क्लियर है क्या? ओके। अब जरा ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। हाँ सर, अब पॉइंट समझना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका 100 जूल होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा, क्योंकि ब्रेक आपने लगा दिया। अब ब्रेक लगा दिया तो फाइनल क्वेश्चन में सिंपल सा कह रहा है कि जो पार्टिकल ए है, जो कार ए है वो 1000 मीटर चलने के बाद रुक जा रहा है, और जो कार बी है वो 1500 मीटर चलने के बाद रुक जा रहा है। मतलब दोनों का फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 100 जूल, ठीक है क्या। इसके लिए भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसके लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा 225 जूल। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब दोनों का तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल लिया, क्यों भाई, दोनों का फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 आ रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यस या नो? यस सर। अब यहाँ पे देखना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको आता होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो आता होगा। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब जरा देखना, जरा ध्यान से यहाँ पे, अगर थोड़ा सा हम बारीकी से यहाँ पे स्टडी करें ना, तो भैया डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा होगा, लेकिन फोर्स आपने किधर लगा दिया, पीछे लगा दिया, क्योंकि ब्रेक लगाया है आपने। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा। हाँ सर, बिल्कुल आएगा। अब माइनस अगर आएगा तो माइनस एफ इंटू एस, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में इनिशियल हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल होगा। अब क्या करना है आपको, देखना, माइनस में एफ इंटू में एस, यहाँ पे चीजें हम आपको बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया होगा, 0, क्योंकि ब्रेक लगा करके कार को रोक दिया गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को भी ऐसे ही रहने दो, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। माइनस इसको दोगे तो प्लस हो जाएगा, तो एफ इंटू एस इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ओवरऑल ये सारी चीजें हमने चेंज इन वर्क एनर्जी थ्योरम से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ओके, तो अब बताना यहाँ पे, अगर हम ए की बात करें, किसकी, एफ ए, तो एफ ए इंटू में डिस्प्लेसमेंट ए और ए का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम बी की बात करें तो एफ बी इंटू में डिस्प्लेसमेंट बी और ये बी का काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या? और आपसे क्या पूछ लिया, एफ ए बाई में एफ बी पूछ लिया भाई, तो दोनों को डिवाइड कर लो ना, एफ ए बाई में एफ बी कर लो ना, तो इंटू में एस ए बाई में एस बी कर लो ना, इक्वल टू के ए बाई में के बी कर लो ना। क्या यहाँ पे कुछ झंझट है? एफ ए बाई में एफ बी ये तो हमें करना था, इक्वल टू के ए बाई में के बी, के ए कितना है, ए का काइनेटिक एनर्जी कितना हमारा 100 जूल, तो 100 जूल हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से ही आया हुआ है। और बी का कितना है 225, ठीक है। ओके, और देखना जरा ध्यान से, एस बी किधर आएगा, ऊपर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बी का कितना था 1500 मीटर था, तो 1500 मीटर, और इसका कितना था 1000। इसको जूल फुल को हटाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है क्या। बस अब सोल्व कर लो, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक 0 से उड़ा दो, एक 0 से और उड़ेगा, एक 0 से ये भी उड़ेगा। चलो भैया, अब यहाँ पे आ गया, ऊपर में हमारे पास आ गया 15 इंटू में 10 बाई में 225। अब यहाँ पे देखना 225 आ गया, 225 आ गया, तो ये आपका जो है 15 इंटू 5,
15 5 75, 15 गुने 15 कितना होता है, जो भी है ये आपका, यहाँ पे आप सोल्व कर लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 225। तो 15 को आप ऐसे उड़ाओगे ना, 15 से इसे उड़ाओगे तो कितने टाइम्स में 15 से उड़ेगा, 15 से उड़ेगा ना भैया 225, उड़ा लो। अरे भैया क्यों भाग रहे हो इधर उधर, ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये 5, अच्छा 15 ही आ रहा है, 15 ही आ रहा है ना, यस 15 ही आ रहा है, तो ये 15 हो जाएगा, ये भी ये तो हो गया, तो ये 15 आ गया, तो यानी कि 10/15 आ रहा है, तो 10/15, अरे यार 10/15, 10/15 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 उड़ाओगे 2/3, 2/3 क्या आ रहा है, 2/3 आंसर 2, और 2 आपका 2/3, लो आगे आंसर। कौन सी बड़ी बात है इसमें, कुछ नहीं, इतना तो हमने आपके लिए बताया है, समझाया है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस बनाओगे तो क्या इतना सारे लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे, बिल्कुल नहीं लिखोगे। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या है, कहता है ए बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन बाई डायरेक्शन। चलो भाई, एक बॉडी है जो बाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चलो भाई, सब्जेक्टेड टू फोर्स इतना इतना इतना, फोर्स उसके ऊपर ये अप्लाई किया जा रहा है, -2i + 15j प्लस में 6k, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10j मीटर अलोंग बाई एक्सिस। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपसे क्या पूछ लिया, वर्क ना, तो वर्क का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्क का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका, केवल आपको बाई कंपोनेंट लेना है, ठीक है क्या, केवल आपको बाई कंपोनेंट लेना है, बाई कंपोनेंट लेना है, बस बाई कंपोनेंट लेना है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा केवल जे का है, तो यहां से हमारे पास ये कितना है 15, तो 15, और ये कितना है 10, तो 10, 150 जूल, खत्म, 150 जूल, ऑप्शन नंबर ए। अरे भैया बता जल्दी, अरे जल्दी बताओ जल्दी, क्या 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 दिक्कत है क्या, हाँ दिक्कत हो रहा है, नहीं ना, अरे भैया अभी और दिक्कत नहीं होगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें लाना है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लाए हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन, अरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन कहता है बहुत ही सिंपल है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल। अच्छा, कोई सर्कल पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है बच्चा, लो लो कांस्टेंट स्पीड से मूव करवा दो। कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाने का मतलब क्या होगा कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शंस अलग अलग तो होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अरे भाई तो यहां रहो ना, हाँ लो लो लो, किसी काम का नहीं रहा, चलो भैया तुम भागो। चलो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, सॉरी कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी तो बदल रहा होगा ना, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है नो वर्क इज डन ऑन इट, तो इसके ऊपर कोई वर्क नहीं होगा, नो एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस इन इट, ऐसा थोड़े है, सर्कुलर मोशन हमेशा एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है, तो ये भी नहीं होगा। इट्स वेलोसिटी रिमेन्स, अरे भैया ऐसा थोड़े है, नो फॉर ऐसा थोड़े है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ए ही होगा, और होना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे जो फोर्स लगता है यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और एक छोटे से इंस्टेंट पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है, ठीक है क्या, छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, लिनियर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। जब 90 डिग्री आ रहा है तो वर्क आपका 0 तो होगा ही, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये भी बन जाएगा भैया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, कहता है ए बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ए बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस 10 मीटर, चलो भाई डिस्टेंस आपका 10 मीटर है, ठीक है, डिस्टेंस आपका क्या है, और 10 मीटर है, along a straight line under the action of a force 5 न्यूटन, फोर्स आपका 5 न्यूटन, चलो
इफ द वर्क डन इज 25 जूल। अच्छा, वर्क यहाँ पे दिया जा रहा है 25 जूल, ठीक है। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, एंगल पूछ लिया, हाँ सॉरी, अरे भैया एंगल पूछ लिया, एंगल पूछ लिया। अच्छा, हमसे ऐसा धोखा करेगा ये, हमसे ऐसा धोखा करेगा ये, ऐसा धोखा करेगा, ऐसा करने थोड़े दे देंगे। वर्क हमारा 25 का है, फोर्स हमारा 5 का है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 का है, कॉस थीटा कौन नहीं निकालेगा? कौन ऐसा संसार में पैदा रह जाए कि यहां से एंगल नहीं निकलेगा? अरे भैया निकलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये 25 ये 50 तो 1/2 आ जाएगा, तो कॉस थीटा हमारा आ जाएगा 1/2, तो थीटा हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, मजा आ रहा है ना? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये बना लेना। क्या है क्वेश्चंस? ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, वही वेरिएबल फोर्स, बस मसाला लगा देता है, ठीक है ना, मसाला लगा देता है, ठीक, ओके। ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स एफ, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, हमारे पास फोर्स कितना है भैया? फोर्स हमारा 7 - 2x + 3x²। चलो भैया ठीक है। एक्ट ऑन ए बॉडी, स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg। लो भैया, मास हमारा 2 kg है। एंड डिस्प्लेस कहां से हो रहा है? 0 से 5 मीटर तक, ठीक है। तो फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आपका 5 मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल तो हमारा 0 है। द वर्क डन इन जूल, ठीक है, क्या दिक्कत है? तो वर्क हमारे पास हो जाएगा F × dx, खत्म। फोर्स हमारा एक ही वेरिएबल के साथ है, तो केवल एक ही वेरिएबल लेंगे, dx लेंगे। फोर्स हमारा केवल बाई रहता तो dy रहते। फोर्स हमारा z के साथ वेरी करता तो dz लेते। अगर फोर्स हमारा तीनों वेरिएबल में चलता तो तीनों कार्टेशियन फॉर्मेट में लेते। खत्म। फोर्स हमारा क्या है? 7 - 2x + 3x²। डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे क्या? 7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 7x। आपके जब क्वेश्चंस आए एग्जाम में ना, तो कुछ नहीं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखो, यहीं पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन से, डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में रखो, ठीक है। चलो, तो वर्क इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 7x - 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x² / 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x³ में 3। कितना अच्छा डाटा बना के दिया है, नहीं? लो, सब कट छट गया, सब कट छट गया, ठीक है क्या? ओके सर। यहाँ से हमारे पास वर्क आ जाएगा 7x, और x फाइनली कितना है? 5 है। चलो भाई, फिर माइनस में x², तो मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर x³, तो x³ 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, ठीक है क्या? तो 7 × 5 = 35, माइनस में 25, प्लस में 125, तो 125 - 25 100, यानी कि 135 आ रहा है, 135 जूल। 135 है क्या? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं, बस अच्छे से समझना। कहता क्या है? कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, ठीक है, एक रेन वाटर है। चलो भैया, यहाँ पे हमारा एक रेन वाटर है, ठीक है। मास 1 ग्राम है, इसकी मास हमारा 1 ग्राम, यानी कि मास हमारा 10⁻³ kg का हो गया। चलो, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, अच्छा लो, 1 किलोमीटर का हाइट हो गया, ये 1 किलोमीटर का ये हाइट हो गया, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। इट हिट द ग्राउंड, इट हिट द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है ना, तो ये आपका 50 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 होगा। टेक जी, अरे भैया जी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा, तो जी आपका नीचे एक्ट हो रहा है। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जूम डेट, अच्छा दिया हुआ ही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वर्क डन बाई द वर्क डन बाई, अच्छा, एक में पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर आपसे रेजिस्टिव फोर्स पूछ रहा है ऑफ एयर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, नहीं बहुत ही सिंपल है सर। वो कैसे, कैसे हम रेजिस्टिव फोर्स का वर्क निकालेंगे? अरे भैया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक रेजिस्टिव फोर्स,
इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग, अरे लगाओ दिमाग। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो दे दिया ना भैया, हाँ दे दिया। और आपका पूछा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ वर्क क्या होगा, अरे भैया वो तो mgh ही होगा, ठीक है ना। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, खत्म, ठीक है क्या। वर्क डन बाय ऑल द यानी कि ग्रेविटी हो जाएगा और प्लस में रेजिस्टिव फोर्स हो जाएगा इक्वल टू आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ओके ओके। तो हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जब ऊपर से नीचे आता है पार्टिकल तो आपका mgh होता है, तो mgh हो जाएगा, क्लियर है क्या, हाँ से। अब प्लस में वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स हमें नहीं आइडिया, 1/2 मास हमारा है कितना 1 की ग्राम यानी कि 10⁻³ kg का, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 50, तो 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500, ठीक है क्या। अब यहाँ पे देखो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स की बात करोगे तो 1/2 इंटू में 10⁻³ इंटू में 25 माइनस mgh इधर आ जाएगा, ठीक है क्या। चलो तो सबसे पहले mgh निकाल लो, mgh निकाल लो, mgh निकालोगे तो मास हमारा कितना है 10⁻³ का, है ना। g कितना गया 10 का, हाइट कितना का आया 1000 का आया, 1000 का आया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 जूल। यानी कि सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना आ जाएगा 10 जूल। देखो ना भाई एक ही 10 जूल है, माइनस नहीं प्लस बोला, तो बनाने की जरूरत कहाँ है, इतना बनाने की जरूरत भी नहीं था, यही आंसर आ गया, ठीक है ना। वैसे हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। mgh हमारा यहीं से आ गया mgh, आगे आपके एग्जाम में आपको टाइम बचाएगा, ठीक है ना, आपके एग्जाम में आपको टाइम बचाएगा, वो कैसे देखना, पहले mgh आप निकाल लोगे, है ना, mgh निकाल लोगे, mgh कितना आया 10 आया, ठीक है 10 आया। अब यहाँ पे 10 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 10, हाँ कोई और ऑप्शन रहता तब आपको आगे भी बनाना पड़ता, ऐसे यहीं से आपका आंसर आ गया। रेजिस्टिव फोर्स की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स 10⁻³ और यहाँ से अगर आप बात करो तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना, ये 10⁻, ये आपका 1/2 इंटू में 25 करो इंटू में 10⁻³ और यहाँ से आ जाएगा 10⁻1, ठीक है ओके। और माइनस में mgh जो कि आपका 10 आ रहा है, ये आपका कितना हो जाएगा 25, 25 का मतलब कितना हो जाएगा 12.5, सही है ना, 12 दूनी 24 25, और एक डेसिमल और आएगा, तो यहाँ से डेसिमल को उठा करके यहाँ से इस डेसिमल को उठा, अरे भैया तुमको नहीं उठाना है, तुम शांत रहो, ये डेसिमल को अच्छा रहने दो, इंटू 10⁻1 माइनस में 10, इसे सोल्व करो, आप इसे करोगे 1.25 और माइनस में 10, 1.25 माइनस 10 तो ये आ जाएगा माइनस में 8.75, माइनस में 8.75, देखो एग्जैक्ट मैच किया, है ना, इतना जूल आंसर आपका आ जाएगा, खत्म। और ये कहाँ से आपका बन रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही बन रहा है, रेजिस्टिव फोर्स, केवल आपसे रेजिस्टिव फोर्स का वर्क पूछता तब तो भाई ये काम करना ही पड़ता आपको, और अगर केवल आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पूछता है तब तो आपका ये हो जाता, क्लियर है। आगे चले, यस आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन x डायरेक्शन विथ ए कांस्टेंट स्पीड of 10 meter per second is subjected to a retarding force if equal to माइनस में 0.1x जूल पर मीटर। अब जूल पर मीटर क्या ये यूनिट होता है फोर्स का, यस जूल पर मीटर न्यूटन का ही फॉर्मेट है। ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू 20 to 30 मीटर इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फिर भी बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, भाई बन जाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये भी बन जाएगा, चलो ये तो बता दिए थे।
चलो अब देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास 100 केजी, ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 100 केजी है। स्लाइड ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। 100 केजी का ब्लॉक है, ये आपका 100 केजी का ब्लॉक है। यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका म्यू वो है 0.4, चलो सही है। डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से बॉडी यहाँ पे आ गया, और ये जो डिस्टेंस आया है ना, ये जो डिस्टेंस आया वो आपका 10 मीटर का आ गया। कितने मीटर का आ गया? 10 मीटर का आ गया, ठीक है। देन वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज, बताइए वर्क डन इन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ होगा बताओ। फ्रिक्शन के यानी जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा होगा तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ, तो जितना फ्रिक्शन के द्वारा वर्क होगा तो फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क होगा वही होगा। तो यानी कि म्यू इंटू में एन और इंटू में डिस्प्लेसमेंट आपका 10, खत्म। और यहाँ पे देखना तो म्यू इंटू एन इंटू में 10। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे आप इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट भी बना सकते थे, है ना, लेकिन नहीं, अरे सिंपल बन जाएगा, उतना छोड़ो ना। म्यू इंटू एन, म्यू कितना हमारे पास 0.4, नॉर्मल कितना हमारा, नॉर्मल आपका 100 जी हो जाएगा ना, 100 जी हो जाएगा, तो 100 जी मतलब 10 इंटू में 10, खत्म। अब 0.4 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 जीरो हो जाएगा। लो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है आपके जेईई मेंस में, 4000। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ज्यादा दिमाग लगाए बिना क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा इसलिए नहीं है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, अच्छा इसलिए है क्योंकि आपको ये कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। एक पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम, ठीक है, पार्टिकल है जिसका मास आपका 500 ग्राम है, यानी कि हाफ के जब बोल सकते हो, ठीक है, ओके। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी हमारे पास v x के पावर 5/2, v x के पावर 5/2। The work done by the net force, the work done by the net force during its displacement from x equal to 0 to x equal to 4 मीटर, ठीक है क्या, यानी कि आपका इनिशियल लिमिट आपका 0 है एंड फाइनल लिमिट जो है आपका वो कितना है 4 मीटर। वर्क डन पूछा जा रहा है नेट ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही सिंपल है, b का वैल्यू 10 है। देखना जरा ध्यान से, वेलोसिटी हमारा x का फंक्शन है और x हमारा गिवन है, ठीक है ना, वेलोसिटी हमारा x का फंक्शन है और x हमारा गिवन है 0 से 4। आपसे पूछ रहा है वर्क के नेट फोर्स के द्वारा कितना हुआ होगा, तो ये बस एक ही ऑप्शन हमारे पास हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो भैया केवल वर्क एनर्जी थ्योरम ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m कॉमन लो, v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर कर लो, बस खत्म कहानी। क्लियर है क्या, ओके। तो हाफ मास हमारा हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, यस। v फाइनल वेलोसिटी, तो v फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा देखना, v एट x इक्वल टू 4 पे हमारे पास जो v आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, b और इनटू में x पावर 5/2, और x हमारा क्या है 4 है, तो 4 और 4 के पावर कितना है 5/2, ठीक है क्या, ओके। और v एट x इक्वल टू 0, तो x 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इनिशियल तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फाइनल हमारे पास आ जाएगा b इनटू में 4 और इसका पावर आया 5/2, ये वैल्यू है v का, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओगे, u तो गया काम से। अब यहां से हमारे पास जो आ जाएगा वर्क वो हो जाएगा 1/4 इंटू में b कितना है देखो 0.25, 0.25 तो 0.25 लिखो इसको, ठीक है क्या, ओके सर। अब 0.25 है तो इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगाओगे आप इंटू में, अब यहाँ पे 4 है इंटू में 5/2, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई करके 2 को उड़ा देगा, 4 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है क्या, ओके। 1/4
ये 0.25 इसको क्या लिखोगे, 1/4 का स्क्वायर लिखोगे क्या? हाँ भैया 0.25 को 1/4 लिखते हैं, इंटू में 4 के पावर 5, तो 1/4 लिखोगे। यस, अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, 4 के पावर -2 हो जाएगा, 4 के पावर 5 हो जाएगा, खत्म। यस, अब यहाँ पे 1/4, ये भी तो 4 यानी कि ओवरऑल 4 के पावर माइनस थे, इंटू में 4 के पावर 5 आ गया, यानी कि 4 के पावर 2 यानी कि जो कि 16 आ जाएगा। लो सिंपल आंसर 16 जूल, ऑप्शन नंबर डी। क्या कोई प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की झंझट है, कोई प्रॉब्लम, हानि, लॉस, कुछ भी? अरे कुछ भी नहीं ना, आगे चलो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन से आपका देखिएगा, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ठीक है। अभी तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो हमारा वर्क एनर्जी पावर देखो, ट्रेलर ही इतना है, तो आगे चलते चलते क्या खतरनाक आगे होगा, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ठीक है, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ये ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, इट पुश अप ए सरफेस इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पे से 10 न्यूटन फोर्स से ऊपर की ओर पुश किया जा रहा है, 10 न्यूटन, 60 डिग्री का एंगल है और 10 न्यूटन से पुश किया जा रहा है, इंक्लाइंड सरफेस शो इन द फिगर, व्हेन द ब्लॉक पुश अप 10 मीटर, यानी ऊपर कितना की ऊपर कितना पुश कर दिए आप, 10 मीटर, along inclined surface, the work done against the friction force, बहुत ही सिंपल है, आपको बर्गर में बस फ्रिक्शन निकाल देना है बस, तो म्यू इंटू में एन, और फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ होगा, तो माइनस लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे, ठीक है क्या, द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा डायरेक्ट वर्क निकालना है, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट वर्क निकालना और कुछ नहीं, बस छोड़ो, म्यू इंटू एन और इंटू में डिस्प्लेसमेंट 10, बस कहानी खत्म, है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही होगा, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन में जो फ्रिक्शन आ जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा म्यू इंटू एन, म्यू हमारे पास कितना है, म्यू दिया हुआ होगा 0.1, नॉर्मल कितना होगा देखना, नॉर्मल तो हमारा वैसे ये होगा, हाँ सर, तो नॉर्मल को बैलेंस कौन करेगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा बैलेंस करा लेगा, तो आपका आ जाएगा mg cos थीटा इंटू में 10, तो 0.1, और mg हमारे पास हो जाएगा, mg हमारे पास मास कितना है, 10 kg है, मास हमारा कितने kg का है, 10 kg का था ना, कहाँ गए भाई, 1 kg का था, 1 kg का, तो 1 इंटू में g यानी कि 10, और cos 60 यानी कि 1/2 इंटू में 10, ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है क्या। अब ये 0.1 इंटू में 10 यानी 10 इंटू में 5 यानी कि 50 हो जाएगा, इतना आ रहा है, कुछ ज्यादा ही हम कर दिए क्या, एम जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सही है ना सारी चीजें, 0.1 इंटू में mg cos थीटा इंटू में 10, 0.1 मास हमारा 1, जी हमारा 10, cos 60 डिग्री 1/2 हो गया, सही है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10, ये 5 हो गया, अरे भैया सही तो है, सही तो है, 5 ही तो आएगा, देखो कैसे, 0.1 इंटू में 10 1 हो जाएगा ना, इंटू 1 इंटू 5 यानी कि 5 जोड़ लो, 5 जोड़ आ गया, क्लियर है क्या, ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास हमारा 0.5 kg है, यानी कि हाफ kg, ऑन ट्रेवल स्ट्रेट लाइन पाथ विद वेलोसिटी इतना, वेलोसिटी हमारे पास है 3x² प्लस में 4, और द नेट वर्क डन बाय द फोर्स डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 से 2, अरे बहुत सिंपल है, ठीक है, नहीं कि जैसा क्वेश्चन आ रहा है बार बार, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है क्या, ओके, तो 1/2 मास हमारा 1/2 हो जाएगा, ठीक है क्या, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल पोजीशंस पुट करोगे, फाइनल पोजीशंस पुट करोगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 3 और x का मतलब 2, 2 का मतलब 4 हो जाएगा, प्लस में 4,
4 तिया 12 4 16 हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो 4 तिया 12 4 16 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो x0 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी आ गया 16, 16 का स्क्वायर करोगे 256 आ जाएगा। u मतलब 4 4 का मतलब 16 हो जाएगा। 1/4 256 माइनस 16 यानी कि 240। सही है ना? 240। अब अगर ये 240 आ रहा है तो 6 चौ 24 यानी कि 60 आ जाएगा। ठीक है क्या? और 60 जूल, 60 जूल, ऑप्शन नंबर बी। खत्म। मजा आ रहा है ना? अगर आप अच्छे से बनाओगे ना भाई, तो क्वेश्चंस में जान ही नहीं बचता। ठीक है ना? अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस बनाओगे ना तो क्वेश्चंस में जान ही नहीं बचता है, बिल्कुल भी नहीं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे देखो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है देखना जरा ध्यान से। कहता है ए ब्लॉक ऑफ मास एम, देखो एक ब्लॉक है जिसकी मास एम है, इज केप्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म व्हिच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन g/2, ऊपर जा रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन g/2 से। सो इन द फिगर वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इन टाइम t। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इनर्शियल फ्रेम में कोई बैठा हुआ ऑब्जर्वर है जो कि सारे फिनोमेना को कवर कर रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पे एक ब्लॉक है जिसकी मास एम है और प्लेटफॉर्म ऊपर g/2 से एक्सीलरेट कर रहा है, स्टार्ट किया है रेस्ट से। तो बताओ इसका वर्क कितना होगा नॉर्मल रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो फिर से हमारे पास वही बात, नॉर्मल किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। इसका mg किधर आएगा? नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल n माइनस mg इक्वल टू मास इंटू में एक्सीलरेशन, तो n इक्वल टू हमारे पास m इंटू में g प्लस a आ जाएगा। g प्लस में a भी हमारा g/2 है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3mg/2। दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारा क्या आ जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। हाँ, जैसे ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया, अब तो वर्क निकालना आसान हो गया। तो वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू फोर्स हमारा नॉर्मल इंटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बाई से रिप्रेजेंट कर दे क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो भाई बाई निकाल लो। बाई कैसे निकालोगे? एस इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर से, है ना? देखो ना क्या क्या यूज हो रहा है, जो देखो सिर्फ पे ये आपका लॉज ऑफ मोशन था, ये आपका क्या था? लॉज ऑफ मोशन। ये क्या आपका काइनेमेटिक्स, और ये क्या आपका वर्क एनर्जी पावर। क्या खतरनाक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है नहीं? तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हमारा बाई हो गया, है ना, जो कि ऊपर जा रहा है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि यू हमारा 0 था। हाफ एक्सीलरेशन हमारा g/2 का है, तो g/2 का है, और टाइम तो टाइम के फॉर्मेट में ही बोला जा रहा है, देखो ना टाइम के फॉर्मेट में है। तो g/4 इंटू में टी स्क्वायर हो गया, खत्म कहानी। g/4। तो नॉर्मल हमारे पास आ रहा है 3mg/2 और बाई हमारे पास आ गया g/4। तो 4 to 8, 3/8 mg² और क्या? t²। देखो 3/8 mg², 3/8 mg² t², ऑप्शन नंबर डी। क्या बच्चा हालचाल ठीक है? ठीक है ना? सांसें गहरी ले रहे हो ना? एक बार सांस गहरी लो, रिलैक्स फील करो। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है ना? टेंशन रिलीज करने का होता है। टेंशन काहे का ले, है ना? जो हो गई सो हो गई, फिर आगे चलो, अपना जर्नी स्टार्ट करो भाई। बीत गई सो बात गई। जो आज में जीता है वही सच्चा इंसान होता है, ठीक है ना? तो आज में जियो, आज में। कल जो हो गई जो हो गई। अरे भाई, कल के कारण आज टाइम हम क्यों बर्बाद करें? ठीक है ना? आपका माइंड कहेगा कि नहीं चलो कल, अरे भैया आज का काम आज करेंगे, कल जो बीत गई सो बात गई, आज का काम आज करेंगे। और हमेशा अपना फोकस, अपना माइंड वहां पे लगाओ जहां पे, जिस टाइम पे तुम हो। ठीक है ना? आप हमेशा अपना माइंड को, अपना पूरे बॉडी को वहां पे लगाओ जहां पे तुम प्रेजेंट टाइम पे हो। प्रेजेंट टाइम पे अगर जहां पे हो वहीं पे अगर पूरी तरीके से आप अपने आप को फोकस करोगे ना मेरे भाई,
आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। और यही फॉर्मूला मैं अपनी जिंदगी में बनाया है, ठीक है ना, यही फॉर्मूला, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो देखो ये भी क्वेश्चंस। अब ये सारे क्वेश्चंस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी बनने वाले हैं, है ना, उछलने कूदने वाला जो क्वेश्चंस रहता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी बनता है। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है क्वेश्चंस, कहता है ए पार्टिकल इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए पे रखा हुआ है, ठीक है, ऑफ ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, फ्रिक्शनलेस है, ए बी सी आपका फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। इट इज जेंटली पुश्ड towards right the speed of the particle when it is reach at the point B is, जब ये पॉइंट बी पे लुढ़कता हुआ आ जाता है ना, तो बताइए उसकी स्पीड क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, इसे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी बना सकते हो, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी बना सकते हो, लेकिन वैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी हमने आपको नहीं बताया है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ बच्चा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यहाँ तो केवल ग्रेविटी ही है। क्यों भाई, देखना जरा ध्यान से, इस पॉइंट में तो केवल हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, ग्रेविटी नीचे लगेगा, तो इस रीजन तक तो वर्क नहीं होगा ग्रेविटी के द्वारा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। लेकिन जैसे अगर इस पॉइंट पे आ जाएगा, उसके बाद नीचे लुढ़केगा, तो ये कितना नीचे आ रहा है, बताओ ये कितना नीचे आ रहा है। सर टोटल डिस्टेंस हमारा हाफ मीटर है, जो कि सॉरी टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है और ये हाफ मीटर, तो ऊपर में हमारा क्या आ गया, हाफ मीटर। यस, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या पूछा जा रहा है, स्पीड ना। हाँ, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, जरा ध्यान देना, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसे पुश किया जा रहा है, ठीक है क्या, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो यहाँ पे तो केवल ग्रेविटी ही है भैया, तो हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस में यू का स्क्वायर, यू आपका 0 है, वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी, और एच हमारा कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है क्या, 1/2 मीटर हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 एम और वी स्क्वायर माइनस में 0, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है क्या, ये आपका 2 से 2 हो जाएगा। यस, तो g इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v इक्वल टू क्या आ गया, √g यानी कि √10। देखो तो कहीं ऑप्शन है √10, यस √10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है क्या। बस जहां तक बंदा आया बस वहीं तक आप लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर यहाँ की बात करोगे तो फिर लेवल आपका सेम हो गया, ठीक है क्या। चलो, तो ये था हमारे पास, आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखो क्या कहता है, कहता है ए पर्सन पुशेस ए बॉक्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है क्या। यस, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सरफेस, ही अप्लाई फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है 200 न्यूटन का, ठीक है। यस सर, ओवर ए डिस्टेंस ऑफ द 15 मीटर, 15 मीटर तक के। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना इधर ऐसे करो, ऐसे करो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ जाएगा। ये 15 न्यूटन तक के, यानी कि जब 15 मीटर जब ये यहाँ तक आ गया ना, यानी कि ये जो डिस्टेंस हमारा आया, ये डिस्टेंस हमारा 15 मीटर का आया, तो फोर्स हमारा 200 न्यूटन का। कभी कभी ऐसा देखते हो ना, कोई आदमी आया आपके सामने, एकदम पूरा एनर्जी से भरपूर है और बहुत फास्ट में कोई काम कर रहा है, बहुत फास्ट में कोई काम कर रहा है, जैसे बोरा ढो रहा है माथे पे लेकर के, ठीक है ना, माथे पे लेकर के चावल का बोरिया ढो रहा है, बहुत एकदम जोश में आया, आधे घंटे में उसका हेकड़ी निकल गया, ठीक है ना, आधे घंटे में उसका हेकड़ी निकल गया। अब कह रहे हैं अब हमसे ना हो, अब हम अपना क्या करेंगे, 200 न्यूटन फोर्स तो 15 मीटर तक एकदम खींच दिया कस के। उसके बाद कहता है ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर डिस्टेंस के बाद देयर आफ्टर द गेट्स प्रोग्रेसिव टायर्ड, लो हो गया, टायर्ड हो गया, एंड हिज अप्लाइड फोर्स रिड्यूस लिनियरली विद डिस्टेंस टू 100 न्यूटन। अब इसका फोर्स जो है लिनियरली यानी डिस्टेंस के साथ साथ घटते जा रहा है और घट करके 100 न्यूटन हो जा रहा है, ठीक है। The total distance through which the box has been moved is 30 मीटर, यानी कि 15 मीटर ये, तो 15 मीटर और आएगा, तो ये आपका ये भी 15 मीटर
यानी कि ओवरऑल कितना हो गया, ये 30 मीटर हो गया। और यहां से यहां तक का फोर्स 100 न्यूटन रिड्यूस कर चुका है। ठीक है क्या, 100 न्यूटन का फोर्स ये रिड्यूस कर चुका है। ठीक है क्या, ओके। अब यहाँ पे देखे ना, अगर ये 100 न्यूटन का फोर्स रिड्यूस कर चुका है, तो ये 100 न्यूटन जो रिड्यूस किया वो लास्ट 15 मीटर में रिड्यूस किया है। कहता है व्हाट इज द वर्क डन बाय द पर्सन ड्यूरिंग द टोटल मूवमेंट ऑफ द बॉक्स। लेकिन यहाँ पे लिनियरली है, लेकिन किस फॉर्मेट से वो वैल्यू चेंज कर रहा है ये बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगा ना, वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, एक्स के साथ घट रहा है बिल्कुल। अब जरा देखना, तो इसे ग्राफ में बना देते हैं, ठीक है ना, ग्राफ से। ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा फोर्स हो गया, ठीक है। इनिशियल फोर्स कितना था, 200 न्यूटन। कितना, 200 न्यूटन, ओके। 200 न्यूटन कितना डिस्टेंस तक चला, 15 मीटर तक। 215 न्यूटन 15 मीटर तक चला। 200 आपका ये यहां तक आया, ठीक है क्या, यानी कि ये 15 मीटर तक आया। 200 न्यूटन आपका 15 मीटर तक रहा। उसके बाद फोर्स क्या हुआ, रिड्यूस किया, ठीक है क्या, फोर्स क्या क्या रिड्यूस किया। रिड्यूस किया तो कितना में रिड्यूस किया, 15 मीटर में रिड्यूस किया। कहां से कहां, 200 से 100 तक, ठीक है, 200 से 100 तक, यानी कहीं यहां तक। क्यों, 200 नीचे नहीं लाना, यहां तक नहीं लाना, यहां तक लाओगे तो फोर्स तो जीरो कर लेगा ना। फोर्स 100 न्यूटन तक लाया है, तो फोर्स आपका 100 न्यूटन, और ये भी आपका 15 मीटर, यानी कि ओवरऑल ये आपका जो डिस्टेंस हुआ वो 30 मीटर का हो गया। तो आपका ये ठीक है क्या, क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना। आपको क्या करना है, वर्क निकालना है कि टोटल कितना ये वर्क किया है। तो टोटल ये कितना वर्क किया है, इसके लिए आपको ये पूरा एरिया निकाल लो, है ना। ये एरिया निकाल लो आप, ये एरिया आप निकाल लो, एरिया निकाल लो, बस हो जाएगा आपका काम, ठीक है ना। ये एरिया निकाल लो और ये एरिया निकाल लो, है ना। ये एरिया निकाल लो, ये एरिया निकाल लो। भैया ये एरिया A1 जो होगा हमारे पास, यानी कि नेटवर्क जो होगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, ठीक है। तो A1 ये वाला कितना हो जाएगा, ये आपका 200 और ये आपका 15, 200 इंटू में 15, फिर प्लस में A2, ये तो हमारा ट्रेपेजियम हो जाएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये तो हमारा 100 आ जाएगा इस पॉइंट पे, है ना। यानी कि ये वाला पॉइंट आपका 100 पे होगा, 100 न्यूटन पे, और ये आपका 200 न्यूटन पे। तो 100 न्यूटन प्लस में 200 न्यूटन, और इनके बीच का जो गैप हमारा 15 का आया, 15 का सोल्व करोगे तो 15 दूनी 30, 3000, ये क्या, यस, प्लस में 300 बाई में 2 इंटू में 15। तो यहां से आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150, ठीक है क्या। 3000 प्लस में 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 225, 225 और एक जीरो लगा लो। तो यहां से आपका आ जाएगा 3 2 5, 5 2 5 0, 5 2 5 0, 5 2 5 0, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बंद ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपका सबसे ज्यादा कुछ आपके लिए फायदा होगा तो वो केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आप केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही अपना कॉन्सेप्ट आप चेक कर सकते हो कि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता। अदरवाइज कॉन्सेप्ट को पढ़ करके कभी भी आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है या आप कहाँ पे फंसते हो, इसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।